नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन के जरिए आज साझा करेंगे। देखिए, आज मुख्यमंत्री शिमला में ही थे और आज जो बीच में तबीयत खराब हुई थी उसके बाद सचिवालय में अपने कार्यालय भी गए, क्योंकि दिन को आईजीएमसी में कैंसर हॉस्पिटल के भवन का उद्घाटन भी था, जो बड़े दिनों से इंतज़ार जिसका हो रहा था। और इसी कारण जो एक्टिविटी थी सरकार में वो आज पहले से कुछ अलग थी। लेकिन इन सब के बीच में जो अभी लोग या कर्मचारी इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी बातों का जिक्र आज करेंगे। खासकर जो मुख्यमंत्री का आईजीएमसी का दौरा था, वहाँ क्या घोषणा की। उससे पहले पिछली रात को जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के एक कार्यक्रम में पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए एक स्कीम का ऐलान किया है, वो भी बात करेंगे कि बुजुर्गों के लिए कौन सी स्कीम राज्य सरकार लाने जा रही है। आज राज्य सरकार की ओर से री एम्प्लॉयमेंट को अब री एंगेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि री एम्प्लॉयमेंट को अब इस वर्तमान सरकार ने फॉर्मूला बदल दिया है। री एंगेजमेंट को लेकर किस तरह के एक नए आदेश हुए हैं वो बात करेंगे। और एरियर और डीए को लेकर जो सचिवालय कर्मचारी महासंघ, जिसको 2 नोटिस अलग अलग तरह से दिए गए हैं, उन्होंने आगे क्या निर्णय लिया है इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए या राज्य सरकार से इस फाइनेंशियल लाभ को लेने के लिए। आगे आउटसोर्स को लेकर मुख्यमंत्री ने एक आश्वासन दिया है, वो बात करेंगे। प्री नर्सरी भर्ती को लेकर जो भर्ती एजेंसी है उसने आगे जो इम्पैनल की हुई एजेंसियां हैं उनको पत्र लिख दिया है, इसीलिए आज आपको ये बताएंगे कि प्री नर्सरी भर्ती किस तरह से होगी, आगे की रूपरेखा इसकी क्या है। साथ में बात करेंगे मेडिकल कॉलेजों के जो मेडिकल टीचर्स हैं उनकी छुट्टियों को लेकर, क्योंकि आईजीएमसी आज मुख्यमंत्री गए थे। राज्य सरकार चाहती है इन छुट्टियों का रैशनलाइजेशन हो, 45 डेज की जो छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन आज 3 मुख्य तरह की बातें मेडिकल टीचर्स ने की हैं मुख्यमंत्री से। उसमें क्या क्या आश्वासन मिला वो बात करेंगे। किसकी सैलरी रोक दी गई है शिमला में, आज ये एक वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के कर्मचारियों का मामला है, उसकी भी बात करेंगे। कैंसर मरीजों को किस तरह से राहत मिलने वाली है, आज जो कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया उस तरह से। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से आज जो सवाल पूछा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी आपको बताएंगे। साथ में भोटा प्लानिंग एरिया की बात करेंगे, जो नए सिरे से नोटिफाई किया जा रहा है। बद्दी को नई जो व्हीकल सीरीज है वो मिली है, इसकी भी बात करेंगे। स्कॉलरशिप एग्जाम की बात करेंगे। कॉलेज स्पोर्ट्स कब से शुरू हो रही है, शेड्यूल फाइनल हो गया है। नड्डा पर जगत सिंह नेगी ने एक बयान दिया और मंत्री जगत सिंह नेगी जब बोलते हैं तो इसकी हलचल होती है। बीजेपी की तरफ से 2 नेताओं ने एक काउंटर किया है, लेकिन इस पॉलिटिकल जो ये बहसबाजी है इसकी भी आपको जानकारी देंगे। रोहडू से एक कारोबारी लापता हो गया है और टूरिज्म कर्मचारी नाराज हैं सरकार से। टूरिज्म का मतलब मैं बात कर रहा हूं एचपीटीडीसी के कर्मचारियों की, और इन्होंने आज सोलन के होटल मेघदूत में एक बैठक की है। इस बैठक में ये तय किया गया है कि जो सोशल मीडिया के ज़रिए या अलग अलग बयानों के ज़रिए सरकार से ये बात इनको सुनने को मिल रही है कि जो ये हैं जो कुछ प्राइवेट या जो टूरिज़्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को। इसको लेकर इनकी कुछ शंकाएं हैं और इन शंकाओं को ये दूर करना चाहते हैं। इन शंकाओं को दूर करने के लिए इन्होंने आज सोलन के क्यारी घाट के होटल मेघदूत में बैठक की और हुक्म राम जो है इनके संघ के अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस बैठक में इन्होंने जो बात की है वो ये कि एक तो टूरिज्म के होटलों को ओएनएम पे नहीं दिया जाए, चाहे वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात हो चाहे कोई और बात हो, और साथ में जो पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी ग्रेचुइटी और अन्य भत्तों की देनदारियों के लिए जो ये स्टेप, देनदारियों के नाम पर जो ये स्टेप है उसको ना लिया जाए, और जो आईआर और छठे वेतन आयोग का बकाया एरियर है उसको जल्दी जो है वो दिया जाए। मासिक वेतन को 1 या 2 तारीख को ही दिया जाए, ये भी इसमें डिमांड की गई है। और भी इनमें काफ़ी डिमांड्स हैं, उनकी बात फिर आगे कल आप विस्तार से अखबार में भी देख सकते हैं। जहां तक कारोबारी के लापता होने की बात है तो रोहडू में ये मामला दर्ज हुआ है और ये मामला जो है रोहडू थाना में दर्ज किया गया है। कान्हा सिंह झामटा हैं, इन्होंने इनके जो बेटे हैं विल्सन झामटा, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पिता का कहना है कि ये जो झामटा इलेक्ट्रॉनिक्स रोहडू में ये काम करते थे और इनका जो बेटा
है वो इलेक्ट्रॉनिक्स रोडू सितंबर माह के बीच सप्ताह में चंडीगढ़ अपना इलाज कराने गए थे। डेरा बस्सी पंचकर्मा हॉस्पिटल में दाखिल थे, उनकी छुट्टी हो गई थी, लेकिन सितंबर माह के आखिरी से वो घर आ गया था। वहां से घर नहीं आया है और अभी कोई खबर नहीं है। हजारों लोगों से देनदार है, करोड़ों का व्यापार है, इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी ने उनको जो है वो एक तरह से अगवा ना कर लिया हो। इस तरह की जो रिपोर्ट है वो दर्ज करवाई है। तो ये गुमशुदगी का मामला है। आगे बात करेंगे जेपी नड्डा पर जगत सिंह नेगी आज क्या बोले हैं। देखिए, जगत सिंह नेगी राजस्व मंत्री हैं राज्य सरकार में, बागवानी मंत्री भी हैं और लॉ मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने आज ये कहा है कि हिमाचली होकर हिमाचल के लिए जेपी नड्डा कुछ नहीं कर पाए और यहाँ आकर सिर्फ लोगों को हतोत्साहित करते हैं राज्य सरकार को के नाम पर। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इसी कारण भाजपा की नीतियों से परेशान होकर लोग बदलाव चाहते हैं। कल, हालांकि ये भी बता दूं आपको, कल नतीजे आने हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के। एग्जिट पोल दोनों राज्यों में कांग्रेस की वापसी का प्रेडिक्शन कर चुके हैं और ऐसे में आज ये जगत सिंह नेगी ने बयान दिया है। लेकिन इनके बयान के बाद फिर बीजेपी में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई और इस प्रतिक्रिया में चौधरी सुखराम, जो पूर्व मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, उन्होंने कहा कि जगत सिंह नेगी जो हैं वो पहले हिमाचल को जो केंद्र से मदद मिली है उसके आंकड़े देख लें, उसके बाद ही कोई भी बयान दें, उनको नोट कर लें, उनको देखें, फिर उसके बाद आगे बात करें। ये तो बात की है जो सुखराम चौधरी है उन्होंने। दूसरी जो बात विक्रम सिंह ठाकुर, जो पूर्व उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने कहा काउंटर करते हुए कि मंत्रियों की आपसी लड़ाई में हिमाचल की जनता पिस रही है, क्योंकि मंत्री जो कहते हैं मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, मंत्री कुछ और कहते हैं और दोनों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। जो मंत्री यहां पर केंद्र सरकार को कोस रहे होते हैं वो दिल्ली में कभी नितिन गडकरी के पास बैठे होते हैं, कभी जेपी नड्डा के पास बैठे होते हैं और वहां से पैसे की डिमांड करते हैं। जब पैसा आ जाता है तो उसके बाद सारे चुप हो जाते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है। तो इन जो ये बयानबाजी चल रही है, ये शुरुआत दरअसल जगत सिंह नेगी के आज के बयान के कारण हुई। अब बात करते हैं आपको कॉलेज की स्पोर्ट्स कब से हैं। कॉलेज की जो शेड्यूल है एचपीयू ने जारी कर दिया है और टेबल टेनिस प्रतियोगिता होगी शिमला में सेंट बीट्स में 18 और 19 अक्टूबर को। बास्केटबॉल महिला वर्ग 25 और 26 अक्टूबर को एमसीएस कॉलेज कांगड़ा में। एथलेटिक्स महिला और पुरुष वर्ग 26-28 अक्टूबर को हमीरपुर कॉलेज। खो खो जो है 7 अक्टूबर को हमीरपुर कॉलेज। वेट लिफ्टिंग 7 और 8 को नदौन कॉलेज। शूटिंग प्रतियोगिता नालागढ़ में होगी और इसकी तिथि हालांकि बाद में होगी। तो ये एक बात एचपीयू की है। दूसरा, एचपीयू में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई है। जो इंतजार कर रहे हैं प्रमोशन का उनके लिए ये खबर है। और अब वहां से जो एक प्रमोशन का मामला है, क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट अगर आ गई है तो फिर आगे चीजें इसमें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अगली बात करें वो है स्कॉलरशिप एग्जाम की। और स्कॉलरशिप एग्जाम की मैं बात करूं तो ये जो है नेशनल मींस कम मेरिट जो एग्जाम है, ये उसकी बात हो रही है। और जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये एग्जाम लेता है। 10 नवंबर को ये एग्जाम होगा और पूरे प्रदेश में इसके लिए 65 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विस्तार से इसके बारे में खबर आप कल दिव्य हिमाचल में अलग से भी देख पाएंगे। जहां तक बात नई व्हीकल सीरीज की है, देखिए ये सूचना हालांकि उतनी सभी के लिए नहीं है, लेकिन जिस एरिया में ये सीरीज अलॉट होती है वहां के लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बद्दी के लिए ये सीरीज मिली है। एसडीएम बद्दी को सीरियल नंबर 0001 से लेकर 9999 तक नंबर अवेलेबल होंगे। HP 12AA नाम से ये सीरीज होगी और ये बद्दी जो एसडीएम है उनको दी गई है। आरडी रंजीम जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने ये अलॉटमेंट की है। अगर कोई अब वीआईपी नंबर लेने का इच्छुक है जो बोली के जरिए मिलते हैं तो वो बद्दी का जो आरएलए है वहां पर देख सकते हैं। इसके साथ भोटा का जो प्लानिंग एरिया है वो भी मैं आपको बता दूं, हाल ही में एक सिरमौर में, एक धर्मशाला में और पालमपुर में प्लानिंग एरिया का एक्सपेंशन हो चुका है। लेकिन अब हमीरपुर जिला के भोटा प्लानिंग एरिया का पहली बार ड्राफ्ट जारी किया गया है। और प्लानिंग एरिया का ड्राफ्ट देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जहां ये प्लानिंग एरिया बन रहा है वहां सारी तरह की कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एरिया पूरा 5 साल के लिए लैंड यूज फ्रीज हो जाता है और फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन नक्शा पास करके ही बनेगी। इसीलिए आप लोगों को, खासकर जो भोटा के निवासी हैं, उनको ये ड्राफ्ट जरूर देखना चाहिए।
चाहिए एक बार, क्योंकि 30 दिन सरकार ने दिए हैं आपत्तियां और सुझाव व्यक्त करने के लिए। और ये जो आपत्तियां और सुझाव हैं आप तभी दे पाएंगे जब आप इस ड्राफ्ट को एक बार देखेंगे। ये ड्राफ्ट टीसीपी ऑफिस शिमला में है, टीसीपी ऑफिस हमीरपुर में है, सेक्रेटरी नगर पंचायत भोटा में भी अवेलेबल है। वहां आप देखकर इसके बारे में जो भी अपनी प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं, ताकि जो आगे की जो चीज़ें हैं वो इसमें क्लियर हो जाएं। अगली बात करेंगे जो जयराम ठाकुर ने सरकार से सवाल पूछा है। देखिए, आज जयराम ठाकुर शिमला में थे और शिमला में होने पर आज उन्होंने मीडिया को अपने पास बुलाया था। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फिर अपनी बातें कही। और मेन बात जो बुलाने की थी वो इसलिए थी क्योंकि मुख्यमंत्री जो टर्शरी कैंसर केयर हॉस्पिटल बना है, बिल्डिंग कैंसर हॉस्पिटल शिमला में, उसके उद्घाटन के लिए आज सीएम गए हुए थे। तो आज मुख्यमंत्री जब वहां गए तो जयराम ठाकुर ने यह कहा कि सीएम ने अपने भाषण में केंद्र सरकार का नाम तक नहीं लिया, जबकि इस बिल्डिंग का जिसका उद्घाटन आज सीएम ने किया इसके लिए 56 करोड़ केंद्र सरकार ने या मोदी सरकार ने दिए थे। दूसरी बात उन्होंने आपत्ति यह जताई कि अभी भी वर्तमान सरकार हमारी सरकार के ही रिबन काट रही है। जो हमने शिलान्यास किए थे उन्हीं के उद्घाटन अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि जो नया कुछ हुआ नहीं है। और दूसरा ये कि जो अब जितना भी भारत सरकार के पैसे से उद्घाटन शिलान्यास हो रहे हैं उसमें केंद्र सरकार को कोई क्रेडिट राज्य सरकार नहीं दे रही। ये आरोप या सवाल जो है, सवाल जो पूछा है वो ये है कि अटल सुपर स्पेशलिटी चमियाना जो है वो वर्तमान सरकार 2 साल से 4 किलोमीटर सड़क नहीं बना पाई उसके लिए, और जो अभी उद्घाटन हो रहे हैं वो हमारे टाइम के हैं। ये बेसिकली सवाल था। अब बात करते हैं कैंसर मरीजों को राहत कैसे मिलने वाली है। देखिए, हिमाचल में कैंसर को लेकर अलर्टनेस की ज़रूरत है, और अलर्टनेस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हिमाचल में जो अगर हम राज्य सरकार का सरकारी आंकड़ा देखें तो अभी प्रेजेंटली 33,000 मरीज कैंसर के हैं। इनमें से 19,135 टांडा में रजिस्टर्ड है और 11,343 जो हैं वो आईजीएमसी में रजिस्टर्ड हैं। बाकी जगह जो हैं वो जो बाकी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें कम है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा वो आईजीएमसी और टांडा की ही है। जब 33,000 मरीज हो, बाकी पीजीआई कितने गए, बाद में क्या हुआ, जो लाइफ साइकिल है वो भी एक तरह से इंपॉर्टेंट इसमें होता है, तो वो भी आपको एक तरह से याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जो शिमला में कैंसर अस्पताल भवन का उद्घाटन किया, उस अस्पताल भवन से मरीजों को राहत कैसे मिलेगी, उससे 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात ये कि जो बिल्डिंग है वो अब ईयरमार्क्ड हो गई, अलग हो गई। पहले पुराने भवन में कैंसर मरीजों को देखा जा रहा था, वहाँ स्पेस कम था, इसलिए जो कीमोथेरेपी और बाकी चीज़ें हैं वो भी बहुत मुश्किल से, और वहाँ जो तीमारदार आ रहे थे उनके लिए भी रहने की बड़ी दिक्कत थी। लेकिन अब जो नई बिल्डिंग बनी है उस बिल्डिंग में जो बेड कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो बेड कैपेसिटी बढ़कर 65 हो जाएगी 20 से, और जो बाकी सुविधाएं हैं वो भी इसमें बढ़ रही हैं। पहली बात तो ये कि इस बिल्डिंग में 32 करोड़ की मशीनें लगने जा रही हैं, उसमें से 8 करोड़ की सीटी सिमुलेटर मशीन है, और दूसरी जो है 24 करोड़ की लागत की LINAC मशीन स्थापित की जा रही है, जो 25 जनवरी 2025 तक क्रियाशील होगी। आज मुख्यमंत्री ने जब इसका उद्घाटन किया तो सीएम ने यहां 20 करोड़ की पैट स्कैन मशीन लगाने की भी घोषणा कर दी। मतलब जिस पैट स्कैन के लिए हिमाचल के मरीजों को चंडीगढ़ जाना पड़ता है वो अब यहीं हो जाएगा। और पैट स्कैन का फायदा ये है कि कैंसर का पेशेंट जब आता है और पैट स्कैन अगर टाइम पे हो जाए और अर्ली स्टेज पे कैंसर की डिटेक्शन हो जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है। यही बात आज मुख्यमंत्री ने इस उद्घाटन में कही भी, तो ये इसीलिए ये कैंसर मरीजों को लेकर राहत की बात है। अब बात करते हैं सैलरी किसकी रोक दी। देखिए, शिमला में SJPNL शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड है, वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट है जिसको दिया गया है शिमला में पेयजल सारा शिमला सिटी का और सीवरेज का काम दिया गया है। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का हेड जो है वो मुख्य सचिव होते हैं, और जो सेक्रेटरी UD हैं वो इस जो प्रोजेक्ट है इसके AD हैं। मतलब इसका जल शक्ति विभाग से कोई लेना देना नहीं है, ना ही नगर निगम शिमला से कोई लेना देना है।
इस प्रोजेक्ट में जब ये शुरू किया गया था तो जल शक्ति विभाग से कुछ कर्मचारी सेकेंडमेंट पर भेजे गए थे एसजेपीएनएल में। अब जल शक्ति विभाग ने 95 के आसपास कर्मचारी अपने वापस मांगे हैं। ये पंप ऑपरेटर से लेकर क्लास 4 तक हैं, मतलब क्लास 3 और क्लास 4 दोनों हैं। इनको पिछले महीने ऑर्डर किया गया था जल शक्ति विभाग के सेक्रेटरी ने कि वो वापस ज्वाइन करें डिपार्टमेंट में, लेकिन क्योंकि एसजेपीएनएल में इनका विकल्प कोई अभी नहीं है इन स्कीमों को चलाने के लिए, तो ये ज्वाइन नहीं कर पाए। इस महीने की जल शक्ति विभाग ने इनकी सैलरी इस कारण रोक दी। आज ये सचिवालय में धक्के खा रहे थे, आज ये मिले हैं सेक्रेटरी से भी, और जो एसजेपीएनएल के अधिकारी कह रहे हैं कि वो राज्य सरकार के स्तर पर मामला पेंडिंग है, वहां से जो डिसीजन होगा वो ही हम आगे इस बारे में बता पाएंगे, और अभी इनको इंतजार करना होगा। तो ये बात हो गई जो इसी कारण इनकी जो सैलरी है वो रोक दी गई है, जिसके कारण ये परेशान है। मेडिकल कॉलेज की छुट्टियों की मैं बात करूं तो ये मामला हमने आपको 3 दिन पहले बताया था। डीएमई ने राज्य सरकार के निर्देश पर सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और एसोसिएशन से मीटिंग की थी कि जो 45 दिन की छुट्टियां मेडिकल टीचर्स को हर साल मिलती हैं उनको रैशनलाइज किया जाए ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो। डॉक्टर ये कह रहे हैं, मेडिकल टीचर ये कह रहे हैं कि मेडिकल फैकल्टी पर जो वर्कलोड है उसको, जो उनका वर्क बैलेंस है उसके लिए ये होती हैं छुट्टियां, और इसको इसीलिए स्टैंडर्डाइज्ड वैकेशन एंटाइटलमेंट कहते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन राज्य सरकार इसको कम करना चाहती है। आज मुख्यमंत्री जब आईजीएमसी गए तो मेडिकल जो सैमडीकॉट के चेयरमैन हैं डॉक्टर बलबीर वर्मा, उनकी अगुवाई में ये बाकी जो डॉक्टर हैं, उन्होंने प्रिंसिपल डॉक्टर सीता ठाकुर भी थी वहां पर, उनकी मौजूदगी में सीएम से बात की और 3 मुख्य मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा था नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की जो एडजस्टमेंट है उसका, जो एनपीए है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर ने ये माना कि जो एनपीए की डिस्पैरिटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो पब्लिक सर्विस कमीशन से नियुक्त होते हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा। दूसरा, स्टडी लीव जो है पे एडजस्टमेंट में जो पहले सरकार ने कर दिया था कि 40% पे ही मिलेगी, उसके बारे में भी विचार करने के लिए कहा एमएसडीएम और एमसीएचएमडी के लिए। और तीसरा, जो स्टैंडर्डाइज्ड वैकेशन एंटाइटलमेंट है उसको लेकर भी 45 दिन की जो है, इन्होंने ये कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, फैकल्टी मेंबर्स की वर्क लाइफ बैलेंस के लिए ज़रूरी है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने, जो मेडिकल कॉलेज टीचर्स हैं उनका कहना है कि पॉजिटिव रिस्पांस दिया और हम सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी बात को सुना जाएगा। ये बात आज हुई। इसके बाद बात करते हैं मैं जो प्री नर्सरी की भर्ती की, और प्री नर्सरी की भर्ती जो 6200 पद भरे जाने हैं, ये पूरा मामला एलिमेंट्री एजुकेशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दे दिया है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन के जो एमडी हैं निपुण जिंदल, उन्होंने ये कहा कि ये 6297 पद भरने के लिए उनके पास जो ऑलरेडी जो इम्पैनल्ड एजेंसियां हैं उनको उन्होंने आगे चिट्ठी लिख दी है ताकि वो अपना फॉर्मेट बताएं कि इस भर्ती को करने के लिए वो क्या फॉर्मेट देते हैं। उसके बाद आगे जो है एचपीएससी डीसी इस बारे में फैसला लेगी कि क्या मॉड्यूल इसमें रखेंगे, और इस मॉड्यूल को लेकर जो डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है उनको भी भरोसे में लिया जाएगा। आने वाले दिनों में जैसे ही ये चीज़ें फाइनल होती हैं हम आपको इसकी डे टू डे वाइज अपडेट देते रहेंगे ताकि जो लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। हमें भी पता है कि 2 साल के डिप्लोमे वाले जो लोग हैं वो हिमाचल में कम हैं, और जब लोग कम हैं तो राज्य सरकार को ये पॉसिबल है कि अपना जो फॉर्मूला है वो बदलना पड़े, 1 साल वालों को भी बीच में लेना पड़े, डीईसी वालों को भी लेना पड़े, या फिर कोई और मॉड्यूल इसमें बनाना पड़े। लेकिन फिलहाल जो बन गया है उसके तहत जो भर्ती है वो किस तरह से होगी, किन एजेंसियों को देंगे, उन एजेंसियों के पास अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इन सारी बातों से हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगली बात करेंगे अब जो इम्पॉर्टेंट है, और वो है आउटसोर्स को आश्वासन को लेकर। आईजीएमसी में जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिल पाया था। विवाद आईजीएमसी और भर्ती एजेंसी के बीच का था, भुगतान को लेकर भी कोई इशू था। आज ये लोग मिले मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द इनको वेतन मिल जाएगा और ना ही इनको नौकरी से हटाया जाएगा बल्कि वेतन भी मिल जाएगा। तो ये एक इनके लिए राहत की बात ज़रूर है, क्योंकि आज जब सीएम गए थे तो तब इन्होंने ये बात की है इनके साथ, और इनके जो और लोग थे इसमें उन्होंने सारी बात रखी कि इशू इसमें क्या था, और उस बात के हिसाब से फिर ये राहत इसमें दी गई है। अगली अगर हम बात करें तो अगला मामला है मुख्यमंत्री की एक नई स्कीम का। देखिए, सीएम गए थे कल
पीटरहॉफ में, क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक कार्यक्रम था और ये भजन संध्या थी। इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए सुखाश्रय स्कीम को लॉन्च किया, उनको स्टेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। उसके बाद जो विधवा महिलाएं हैं उनके बच्चों को 23,000 बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया गया है। अब सरकार इन दो कैटेगरीज के बाद हिमाचल के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी योजना लाने जा रही है और उस योजना को शुरू करने से पहले विभिन्न राज्यों के दौरे पर अफसरों को एक दल को भेजा गया था। वो दल अब वापस आ गया है, उसके बाद योजना का ड्राफ्ट बन रहा है। योजना क्या होगी ये सीएम ने बताया नहीं, लेकिन बड़ी जल्दी इसको लॉन्च किया जा रहा है। अब बुजुर्गों को लेकर देखिए, एक तो अभी अगर हम सिर्फ हिम केयर की बात करें तो आयुष्मान में जो लोग हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं 80,000 के आसपास, जो ऑलरेडी हिम केयर में थे, बुजुर्ग थे लेकिन हिम केयर में थे। भारत सरकार इसी महीने अक्टूबर में इसको लॉन्च करने जा रही है, प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे। फिर जो हिम केयर में है वो आयुष्मान में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हिमाचल सरकार जो स्कीम सोच रही है वो मुझे लगता है कुछ और है, इससे अलग है। और ये स्कीम क्या है वो जैसे ही मुख्यमंत्री अनाउंस करेंगे उसके बाद इसका पता चलेगा। लेकिन एक नई योजना आने वाली है। अब ये योजना अगले बजट में आएगी या बजट से पहले आएगी, इसके लिए अभी आपको कुछ दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक रीएम्प्लॉयमेंट के ऑर्डर की। और रीएम्प्लॉयमेंट के ऑर्डर की ये बात इसलिए क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस ने आज एक इंस्ट्रक्शन जारी की है प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को। इसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने री एंगेजमेंट के लिए या रिटायर कर्मचारियों को हायर करने के लिए एक 9 अगस्त 2024 को एक लेटर जारी कर रखा था। उस लेटर के बाद एक अमेंडमेंट की जा रही है। जो लेटर जारी किया गया था उसमें यह कहा गया था कि इट शैल बी एंश्योर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स दैट द ऑर्डर ऑफ री एंगेजमेंट री एम्प्लॉयमेंट आर नॉट इशूड विदाउट प्रायर कंकरेंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। इन दिस रिगार्ड नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड दैट, अब इसमें एक संशोधन किया और एक्सटेंशन की गई है आगे। और वो एक्सटेंशन क्या है कि इट हैज बीन डिसाइडेड दैट री-एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक री-एंगेजमेंट केसेस which have been approved by Honorable Chief Minister on the file of administrative department will be decided settled at the level of respective administrative department. However, it shall be ensured by the administrative department that the case may be examined within the ambit of the order of Himachal High Court dated 19/12/2017 और जिस पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने 8 फरवरी 2018 को इंस्ट्रक्शन निकाल रखी है। मतलब इसमें यह होगा कि ये तय करना होगा, फाइल पर लिखना होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है री एंगेजमेंट या री एम्प्लॉयमेंट रिटायरी को देने में, ये फाइल पर लिखना होगा। तो ये इसमें एक चेंज इसमें किया गया है। जो बाकी सारी जो व्यवस्था है वो उसी तरह से रहेगी जिस तरह से ऑलरेडी राज्य सरकार ने अपने ऑर्डर्स में कहा था। लेकिन एक चेंज ये किया गया है कि अगर किसी को रीएम्प्लॉय करना है या री एंगेज करना है, दोनों ही मामलों में ये बताना होगा कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। तो ये दूसरी बात हो गई। अब बात करते हैं एरियर और डीए पे फैसले को लेकर, क्योंकि दिवाली नजदीक आ रही है। हम आपको अब भी ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि सरकार एरियर और डीए को लेकर क्या सोच रही है, और इसकी वजह है। वजह यह है कि अभी तो इस महीने अक्टूबर का जो लोन है वो डिसाइड करेगा कि नवंबर का जो सैलरी का शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। उसकी वजह यह है कि नवंबर और दिसंबर, इनके अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का वेतन अभी राज्य सरकार ने देना है, और 3 महीने को लेकर हिमाचल के पास सिर्फ 1623 करोड़ का लोन लिमिट बचा है। और इसमें से पिछले महीने 700 करोड़ लिया था, इस महीने कितने लेंगे, कब लेंगे, ये महत्वपूर्ण है। अगर ज़्यादा लेट लेते हैं तो ये पॉसिबल है कि 1 नवंबर को सैलरी मिल जाए, क्योंकि 31 को दिवाली है। तो दिवाली से पहले या दिवाली को क्या एरियर और डीए में से कुछ दिया जा सकता है, वो अभी क्लियर होना है। राज्य सरकार की तरफ से कोई संकेत इस बारे में अभी नहीं दिए गए हैं। बात भी सही है, क्योंकि जब पेंशनरों को पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही तो फिर एरियर और डीए को लेकर अभी इस स्थिति में विचार करना या इस स्थिति में इतना एडवांस कहना मुश्किल है। वैसे भी ये घोषणा मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और जब इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी तभी तक है जब सीएम इसको खुद अनाउंस करें, तो हम उस बारे में, उस डोमेन में नहीं जाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्य सरकार का जो राज्य सचिवालय है वहां के कर्मचारी महासंघ ने ये शुरुआत की थी, रादर आप कहिए कि आज के दौर में ये हिम्मत की थी कि उन्होंने एरियर और डीए की पेंडेंसी
उसी को लेकर बात करना शुरू की, क्योंकि जो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नाम पर दावा कर रहे हैं उनको तो अभी लड़ाई मान्यता की है कि वो किसको जेसीसी के लिए मान्यता मिलती है, तो उनसे तो ये उम्मीद थी नहीं, लेकिन यहां राज्य सचिवालय के कर्मचारियों ने ये हिम्मत दिखाई। उसकी एक वजह इवन सरकारी कर्मचारियों में भी ये बताते हैं आपस की चर्चा में कि राज्य सरकार के जो सचिवालय के कर्मचारी हैं इनको बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये कुछ चीजें ऐसी कह पाते हैं जो बाकी नहीं कह पाते। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार के जो सचिवालय के कर्मचारी हैं इनके पास फाइलों का वो एक्सेस है जो बाकी फील्ड के कर्मचारियों के पास नहीं है। लेकिन जब राज्य सचिवालय के कर्मचारियों ने कोशिश की और जिस तरह से इन्होंने एकदम एग्रेसिव होके बात अपनी रख दी, उसमें कुछ बातें एक तरह से ऐसी भी थी जिनको अवॉइड किया जा सकता था, उस कारण 2 नोटिस इनको सर्व हो गए, एक राज्य सरकार की तरफ से और एक विधानसभा की तरफ से, क्योंकि विशेषाधिकार हनन का नोटिस कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने दे दिया। अब ये दोनों नोटिस अभी जिंदा हैं, दोनों नोटिस फंक्शनल हैं और दोनों नोटिस का प्रोसेस अपना चल रहा है, जवाब दायर करने का, जवाब के बाद इंक्वायरी अफसर का और बाकी सारी चीजों का। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य सचिवालय के कर्मचारियों ने मंगलवार को एक फिर से बैठक बुला ली है रणनीति बनाने के लिए कि इस बैठक में आज की परिस्थितियों पे बात की जाएगी और आगे के जो रणनीति है वो क्या होगा, क्योंकि एरियर और डीए तो इन्होंने इनका ये कहना है वो लेंगे और दिवाली से पहले लेंगे। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर ने आश्वासन इनको दिया था, उन्होंने बैठक के लिए बुलाया, 2 बार उन्होंने बैठक भी की, लेकिन उस बैठक के बाद कुछ निकला नहीं। अब ये कल बैठक करेंगे और जनरल हाउस की तारीख तय करेंगे। माना जा रहा है कि 14 अक्टूबर को जनरल हाउस हो सकता है और जो अभी जो मुख्य मांग है हालांकि वो एरियर और डीए से पहले प्रिविलेज मोशन को वापस लेने की है। इसके साथ फिर दूसरी जो मांग है वो डीए और एरियर की भी है। तो ये जो प्रमुख बातें आज की थी जो हमने आपको बताई, क्योंकि इन्हीं बातों के आसपास ये चीज़ें सारी आगे रहने वाली हैं और जो कल इनकी मीटिंग है उसमें ये क्या तय करते हैं राज्य सरकार के सचिवालय के कर्मचारी, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो ये आज की बुलेटिन के कुछ प्रमुख मसले थे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।